गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि इसके पहले भी मैंने क्लास 8 के हिस्ट्री के 2 चैप्टर का वीडियो जो है वो बनाया था और यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया था। आज मैं हिस्ट्री का 3rd चैप्टर शुरू कर रहा हूँ, रीडिंग द कंट्री साइड्स, यानी देश के अंदर आसपास जो देहाती क्षेत्र थे वहाँ पे अंग्रेज़ों के शासन के बारे में आपको बताएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। India villages were self-sufficient unit before the advent of British. The villagers produced almost everything they needed. The farmers owned the land and they cultivated and land they cultivated. A small parts of their produce was paid to the king as revenue. They were assured by the king of expansions and help when the crops failed due to the natural calamities. हो रहा है कि ब्रिटिश के पहुंचने से पहले जो गांव जो थे वो आत्मनिर्भर थे और जो गांव वाले जो भी प्रोड्यूस करते थे, अनाज प्रोड्यूस करते थे, उत्पादित करते थे, उसका छोटा सा भाग जो था वो राजा को कर के रूप में देते थे और इसके बदले में राजा जो था उनको सुरक्षित करता था। ठीक है। और इसके अलावा अगर कोई प्राकृतिक आपदा आती थी तो उस समय फसल जब खराब हो जाती थी तो राजा उनकी मदद करता था। विद द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश द सिचुएशन चेंज, परंतु जब ब्रिटिश पहुँचे भारत में तो स्थिति जो थी पूरी तरह से बदल गई। नाउ टैक्स वाज कलेक्टेड बाय द कंपनी एजेंट्स, और अब जो है टैक्स जो था वो कंपनी के एजेंट जो होते थे उनके द्वारा कलेक्ट किया जाता था। द अमाउंट was fixed and the farmers were supposed to pay in cash. अब जो था राशि जो होती थी वो फिक्स कर दी जाती थी और किसानों से नगद के रूप में कर जो था वो लिया जाता था। There was no concession or consideration if crops failed. अगर फसल खराब भी हो जाती थी तो कर में किसी तरह की कोई छूट जो होती थी वो नहीं दी जाती थी। द जमींदारी सिस्टम केम इनटू एक्सचेंज, और इसी समय जमींदारी जो सिस्टम जो थी वो शुरू हुई थी। जमींदार्स और लैंडलॉर्ड्स कलेक्टेड रेवेन्यू फॉर द ब्रिटिश एंड केप्ट अ पार्ट फॉर देमसेल्फ। जमींदार जो होते थे या लैंडलॉर्ड जो होते थे, वो स्वामी जो होते थे, वो कर इकट्ठा करते थे अंग्रेज़ों के लिए और कुछ जो था अपने पास रख लेते थे। रेवेन्यू कलेक्शन अंडर द ब्रिटिश। After the Battle of Buxar, the first task of the English East India Company as a trading body was to maximize its profit. बुरा बक्सर का जो युद्ध हुआ था उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसका पहला काम था कि अपने प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। As the company received the Diwani rights of Bengal, Bihar and Odisha, they now had the power टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू। और अब जो था बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी को दीवानी राइट्स जो था बंगाल, बिहार और उड़ीसा का प्राप्त हो चुका था। एंड दे नाउ हैड टू पावर टू कलेक्ट, और उनके पास ये शक्ति आ चुकी थी कि वो इन तीनों जगह से कर जो था वो इकट्ठा कर सके। एग्रीकल्चर हैड बीन द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ इंडियंस सिंस एजेस। शुरुआती युगों से हम देख रहे हैं कि भारत के लोगों का मुख्य पेशा जो है वो खेती होता है। लैंड हैड ब्रॉट ह्यूज रेवेन्यू टू द किंग ऑफ एंशियंट्स एंड द मेडिवल पीरियड्स, और भूमि से प्राप्त अनाज जो था शुरू से ही कर के रूप में राजा को दिया जाता था। द कंपनी आल्सो एक्सट्रैक्टेड लार्ज रेवेन्यू फ्रॉम लैंड टू फाइनेंस इट्स ट्रेडिंग एक्टिविटी एंड आर्मी। कंपनी जो थे उन्होंने बड़े पैमाने पर कर
वसूलना शुरू कर दिया उन भूमि से, ठीक है। और उसका इस्तेमाल वो व्यापारिक क्रियाकलाप और आर्मी के मेंटेनेंस के लिए करते थे। द टैक्स ऑन लैंड वाज राइज्ड मेनफोल्ड्स, टैक्स जो था भूमि पर वो बढ़ना शुरू हो चुका था। द कंपनी ऑर्डर्ड द फार्मर टू प्लांट कैश क्रॉप्स इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप। ओपियम्स एंड पॉपी वर कल्टिवेटेड एंड एक्सपोर्टेड। This reduced food availability and agriculture production and contributed to famines that struck Bengal in 1770। बोल रहा है कि कंपनी जो के एजेंट जो थे उन्होंने किसानों को ये ऑर्डर दिया कि वो फूड क्रॉप के बजाय कैश क्रॉप जो है उसको उत्पादित करें, जैसे ओपियम और पॉपी, इसे भारी मात्रा में उत्पादित करने के लिए आदेश दिया गया और उसका निर्यात किया गया। इससे जो भोजन जो था वो कम होना शुरू हो गया, कृषि उत्पादन जो था वो भी कम होना शुरू हो गया, और बंगाल में 1770 में एक भयंकर अकाल पड़ने से भी इसके ऊपर असर पड़ा था। द इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ बंगाल वॉज वर्सनिंग। आर्टिशियन वर लिविंग विलेज सिंस दे वर बीइंग फोर्स्ड टू सेल देयर गुड्स टू कंपनी एट लो प्राइजेस। बंगाल की आर्थिक स्थिति जो थी वो पूरी तरह से ख़राब हो चुकी थी। जो आर्टिशियंस थे उन्हें गांव छोड़ने के लिए वो मजबूर होने लगे और कम कीमत पर वो अपने वस्तु जो थे वो कंपनी को बेचना शुरू कर दिए। आर्टिसनल प्रोडक्शन वाज इन डिक्लाइन एंड पीजेंट वर नॉट इन अ पोजीशन टू पे देयर टैक्सेस। आर्टिशियंस प्रोडक्शन जो था वो कम होना शुरू हो गया और पीजेंट जो थे वो टैक्स देने की स्थिति में नहीं थे। द फेमिन्स इंटेंसिफाइड द प्रॉब्लम एंड अराउंड 10 मिलियन पीपल लॉस्ट देयर लिव्स। और 1770 में जो भयंकर अकाल पड़ा था जिससे एक बड़ी समस्या जो थी वो खड़ी हो चुकी थी और लगभग 10 मिलियन लोग जो थे उन्हें अपने लॉस्ट देयर लिव्स, उन्हें अपने जीविका से हाथ धोना पड़ा। ब्रिटिश एग्रियंस पॉलिसी टू डील विद देयर राइजिंग critical situation, the company introduced 3 new revenue collection system। इस क्रिटिकल सिचुएशन से ऊपर उठाने के लिए कंपनी ने 3 नए रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम जो था उसकी शुरुआत की। पहला परमानेंट सेटलमेंट, दूसरा रॉटरी सिस्टम्स और तीसरा महलवारी सिस्टम्स। सबसे पहला रेवेन्यू सिस्टम जो था वो था परमानेंट सेटलमेंट, जो 1793 में शुरू किया गया था। पूरा इन 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट जो था बंगाल में शुरू किया। एज पर दिस सिस्टम ए परमानेंट As per this system, a permanent rent of revenue was fixed on a land। इस सिस्टम के तहत कर जो था उसे फिक्स कर दिया गया था भूमि पर। द जमींदार वर सपोज टू कलेक्ट दिस रेवेन्यू फ्रॉम द peasant। They could keep 11% of the collected revenue while 89% was meant for the company। जमींदारों को जो था रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए अधिकार जो थे वो दे दिए गए थे और वो लोग 11% कर का 11% अपने पास रख लेते थे और 89% जो था वो कंपनी को दे देते थे। द कंपनी ऑफिशियल बिलीव दैट दिस वुड गिव सम मोटिवेशन टू द जमींदार टू इन्वेस्ट इन लैंड विच वुड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड हेंस द रेवेन्यू। कंपनी के अधिकारियों का ये मानना था कि अगर 11% अगर उनको कर वसूला जाता था, अगर उसका 11% उनको दिया जाएगा तो वो मोटिवेट होंगे और वो खेतों में इन्वेस्ट करेंगे, जिससे कि कर जो है उत्पादन जो है वो बढ़ेगा और इससे कर भी जो है वो इंक्रीज होगा। इसका प्रभाव क्या हुआ परमानेंट सेटलमेंट का?
परमानेंट सेटलमेंट क्रिएट अ न्यू सोशल क्लासेस ऑफ लैंडलॉर्ड द जमींदार हु वर लॉयल्स टू द ब्रिटिश। बोल रहा है परमानेंट सेटलमेंट से एक नया सामाजिक वर्ग जो था उसका उदय हुआ, जिसे लैंडलॉर्ड्स या जमींदार कहा जाता था, जो कि अंग्रेज़ों के विश्वासी होते थे। द जमींदार वर नॉट इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ लैंड्स, दे वर बेनिफिटेड इवन मोर देन द ब्रिटिश, एज इन केस ऑफ इंक्रीज प्रोडक्टिविटी देयर इनकम इंक्रीज। बोल रहा है कि जमींदार जो थे वो खेतों में इन्वेस्ट करना के प्रति रुचि नहीं रखते थे। दे वर बेनिफिटेड एवर मोर देन द ब्रिटिश, और उनको अंग्रेज़ों से भी ज़्यादा बेनिफिट होना शुरू हो चुका था। कब? जब प्रोडक्टिविटी जो था वो बढ़ता था, उत्पादन जो था बढ़ता था। द अमाउंट दे हैड टू पे द कंपनी रिमाइंडेड द सेम, और कंपनी को जो अमाउंट्स दिया जाता था कर के रूप में वो फिक्स होता था, जैसा कि मैंने आपको इसके पहले बताया 89%। However, if जमींदार वर unable to pay the fixed revenue on time, they lost their जमींदारी राइट्स। हालांकि अगर जमींदार सही समय पर अगर कर नहीं देता था तो उस समय उसकी जमींदारी प्रथा जो थी वो, जमींदारी अधिकार जो थे वो ले लिए जाते थे। द पीजेंट्स, फॉर द पीजेंट दिस सिस्टम वॉज वेरी ऑपरेटिव, दे डिड नॉट ओन द लैंड दे वर्क ऑन। बोल रहा है कि इस सिस्टम से सबसे ज़्यादा अगर कोई किसी का शोषण हुआ था तो वो था किसानों का। दे डिड नॉट ओन द लैंड्स दे वर्क ऑन, जिस ज़मीन पर वो काम करते थे वो ज़मीन पहले तो उनका होता नहीं था। दे हैड टू पे वेरी हाई रेंट टू द जमींदार, और उनको जमींदारों को काफ़ी बड़ी मात्रा में कर जो था वो देना पड़ता था। Sometimes they took loans to pay the rent and often fell in debt traps. कभी कभी उनको लोन्स लेने पड़ते थे और इस तरह से वो डेबिट ट्रैप्स जो था, ऋण जाल में जो थे वो फंस जाते थे। ए peasant failing to repay the debt was evicted from the land which was being tilled by his family since many generations। अगर एक बार किसान जो था वो उधार नहीं दे पाता था तो उसके आने वाले जनरेशन जो होते थे उनको भी वो ऋण जो था वो चुकाना पड़ता था। हेंस द कंडीशन ऑफ पीजेंट गॉट वर्स, और इससे किसानों की स्थिति जो थी वो बहुत ही ज़्यादा बदतर हो गई। द लैंड ड्यूरिंग द इनिशियल फेज ऑफ द सिस्टम न्यू एरिया वर ब्रॉट अंडर कल्टिवेशन इंक्लूडिंग फॉरेस्ट एंड वेस्टलैंड विच रिजल्टेड इन एन इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। बोल रहा है कि शुरुआती फेज जो था परमानेंट सेटलमेंट का, इस सिस्टम का, उसमें नए एरिया जो थे वो खेती के लिए उपयोग में लाना शुरू कर दिया गया, जैसे जंगल और जो बेकार की ज़मीन होती थी वो। इससे क्या हुआ कि उत्पादन जो था वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा। हाउएवर एज द फिक्स रेवेन्यू बिगेन टू कम टू द ब्रिटिश दे ग्रेजुअली स्टॉप इंट्रोड्यूसिंग मेजर टू इम्प्रूव मेथड ऑफ कल्टिवेशंस। हो रहा है कि हालांकि बोल रहा है कि हाउएवर एज द फिक्स रेवेन्यू बिगेन टू कम टू द ब्रिटिश, बोल रहा है कि हालांकि द रेवेन्यू जो फिक्स किया गया था ब्रिटिश के लिए उससे धीरे धीरे बंद कर दिया गया, और इंट्रोड्यूसिंग मेजर टू इम्प्रूव, और कुछ नए जो मेजर जो थे, माप जो थे, उसको इम्प्रूव किया गया जिससे कि खेती के मतलब उत्पादन जो था उसे बढ़ाया जा सके। एग्रीकल्चर डिक्लाइन अंडर सच कंडीशन एंड द लैंड बिगेन टू लॉस इट प्रोडक्टिविटी। बोल रहा है कि जिस तरह की स्थिति थी, मान लीजिए एग्रीकल्चर डिक्लाइन अंडर सच कंडीशन, और इस कंडीशन में, इस स्थिति में कृषि खेती जो थी वो कम होती चली गई और जो उत्पादन जो था वो भी कम होना शुरू हो गया। वेदर कंडीशन एंड नेचुरल डिजास्टर आल्सो अफेक्ट द प्रोडक्शन। इसके अलावा जो मौसम, आपका वेदर जो होता था, मौसम जो होता था, और जो प्राकृतिक आपदा जो होती थी वो भी उत्पादन को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करते थे। पीजेंट्स
लेफ्ट देयर लैंड एंड मिग्रेटेड। किसान जो थे वो भूमि को छोड़ देते थे या हट जाते थे और फिर दूसरे जगह चले जाते थे। ये आपका परमानेंट सेटलमेंट्स। चलिए रॉटरी सिस्टम देखिए। थॉमस मुनरो, गवर्नर ऑफ मद्रास ड्यूरिंग 1820 to 1827, इंट्रोड्यूस द रॉटरी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू। भूमि से प्राप्त कर के लिए 1820 से लेकर 1827 के बीच मद्रास के गवर्नर थॉमस मुनरो द्वारा ये सिस्टम जो था वो शुरू किया गया था, जिसे रॉटरी सिस्टम कहा जाता है। इट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन द विलेज ऑफ साउदर्न इंडिया वेयर द ट्रेडिशन ऑफ जमींदार नेवर एग्जिस्टेड। बोल रहा है कि इसे दक्षिण भारत के गांव में इम्प्लीमेंट किया गया था, लागू किया गया था, जहां पे जमींदारी परंपरा जो थी वो नहीं थी। द सिस्टम गॉट इट्स नेम फ्रॉम टर्म्स रॉयट्स विच मीन पीजेंट्स। बुरा इस सिस्टम का नाम रॉयटरी सिस्टम इसलिए रखा गया था क्योंकि रॉयट्स का अर्थ होता है किसान। अंडर दिस सिस्टम डायरेक्ट रेवेन्यूज वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पीजेंट बाय द ब्रिटिश विथ नॉट इंटरमेडियरीज लाइक द जमींदार्स। बोल रहा है कि सिस्टम के तहत प्रत्यक्ष रूप से किसानों से कर लिया जाता था। यहाँ पे जमींदारों का कोई रोल जो था वो नहीं होता था कर इकट्ठा करने में। इट बिगेन ऑन द pretext of saving the peasant from explosions of zamindari, though the condition of the peasant did not improve. But it began on the pretext of saving the peasant from the exploitation of जमींदार। जमींदारों के शोषण से बचाने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी, जिससे में जैसा कि परमानेंट सेटलमेंट में किसानों को जमींदारों का काफ़ी ज़्यादा शोषण जो था वो सहना पड़ता था और उनकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। उस चीज़ से बचाने के लिए सिस्टम में प्रत्यक्ष रूप से कर वसूलने का व्यवस्था जो था वो किया गया था। द रेवेन्यू वाज फिक्स्ड एंड हाई, परंतु इसके अंदर जो कर जो था उससे फिक्स किया गया था, परंतु वो काफ़ी ज़्यादा ऊंचा रखा गया था। इन केस द पेजेंट कुड नॉट पे द रेवेन्यू ऑन टाइम, द लैंड वाज सोल्ड ऑफ टू रिच मनी लेंडर्स। इस सिस्टम के तहत अगर किसान कर नहीं दे पाते थे समय पर, तो उनकी भूमि जो थी वो साहूकार को बेच दी जाती थी। चलिए तीसरा है आपका मालवारी सिस्टम। इन 1822 एन ऑफिशियल ऑफ कंपनी हॉल्ट मैकेंजी इंट्रोड्यूस द मालवारी सिस्टम इन द विलेज ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया। बोल रहा है कि भारत के उत्तर पश्चिमी जो गांव जो थे वहाँ पे हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा एक नया सिस्टम जो था शुरू किया, जिसे माहलवारी सिस्टम कहा जाता है। द एरिया इंक्लूड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, पंजाब, गंगा यमुना दोआब्स ETC। और इस एरिया के अंदर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग, मध्य प्रदेश का कुछ भाग, पंजाब और गंगा यमुना का जो द्वाब क्षेत्र होते थे वो शामिल थे। Then the name of the system has been derived from the word mahal which mean a village। और इस सिस्टम के अंदर जो माहलवारी सिस्टम के नाम से जाना जाता था, उसमें जो महाल जो शब्द था उसका अर्थ होता था विलेज। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, इस सिस्टम के तहत के अनुसार ए विलेज स्टेट वाज जॉइंटली owned by the village community and hence was jointly responsible for the payment of द रेवेन्यूज। बोल रहा है कि जॉइंटली ओन बाय द विलेज कम्युनिटी एंड बोल रहा है अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम द विलेज स्टेट वाज जॉइंटली ओन बाय द विलेज, यानी किसान और गांव के जो समुदाय होते हैं, पूरे ज़मीन के ऊपर गांव के जो समुदाय होते थे उनका अधिकार होता था और कर जो दिया जाता था उसके लिए पूरे विलेज कम्युनिटी जो होती थी वो जिम्मेदार होती थी। The head of village paid to revenue to the company by collecting from all the peasant। और गांव के जो हेड होते थे, मुखिया होते थे, वो सारे किसानों से कर वसूलते थे और फिर वो टैक्स जो था वो अंग्रेजों को दिया जाता था। The rates of revenue was not fixed and could be revised periodically।
और इस सिस्टम में जो था वो कर को फिक्स नहीं किया गया था और उसको रिवाइज किया जाता था, समय समय पर उसको समीक्षा की जाती थी। द सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस टू मेंटेन द ऑनरशिप ऑफ द पीजेंट ओवर देयर लैंड्स एंड टू सेव देम फ्रॉम एक्सप्लोशन ऑफ द लोकल रेवेन्यू कलेक्टर्स। द सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस टू मेंटेन द ऑनरशिप ऑफ द पीजेंट। और ये प्रणाली जो थी जिसे इंट्रोड्यूस किया गया था, इसमें किसानों के स्वामित्व, भूमि पर किसानों के स्वामित्व को बरकरार रखने के लिए किया गया था। इसके अलावा उनको लोकल जो कलेक्टर्स होते थे उनके शोषण से बचाने के लिए भी इस सिस्टम को शुरुआत की गई थी। इफेक्ट: जस्ट लाइक द परमानेंट सेटलमेंट पॉलिसी, महलवारी एंड रॉयल्टी सिस्टम आल्सो हैड अ पुअर इफेक्ट ऑन द ग्रोथ ऑफ पीजेंट और एग्रीकल्चर। बोल रहा है कि परमानेंट सेटलमेंट्स, महलवारी और रॉयल्टी सिस्टम की जो नीति जो थी उसका अनाज के उत्पादन और किसान दोनों के ग्रोथ पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ा था। द रेवेन्यू रेट्स वर हाई एंड द कल्टिवेटर नॉट एबल टू पे देम। दिस रिजल्टेड देयर एक्सप्लोशन बाय मनी लेंडर और द रिच पीपल हु लोन देम मनी फॉर पेइंग रेवेन्यू। हो रहा है कि कर काफ़ी ज़्यादा ऊंचा होने के कारण, काफ़ी ज़्यादा होने के कारण जो किसान जो होते थे वो उसे नहीं चुका पाते थे, जिसका परिणाम होता था कि उन्हें साहूकार के द्वारा एक्सप्लॉइट किया जाता था, शोषण किया जाता था, क्योंकि मनी लेंडर जो होते थे उनको लोन देने के लिए, टैक्स देने के लिए वो उनको उधार देते थे। द पीजेंट कंटिन्यूड टू वर्क ऑन लैंड्स एज टेनेंट्स एज दे कुड नॉट मैनेज द ऑनरशिप ऑफ लैंड्स। किसान जो होते थे लगातार खेतों पे जो काम करते थे वो एक तरह से मतलब ज़मीन का मालिक ना होकर एक तरह से वो मतलब क्या बोलते हैं, मतलब दूसरे के अधीन रहकर काम करने के लिए मजबूर होते थे। देयर वाज नो इम्प्रूवमेंट इन द कल्टीवेशन मेथड और लैंड क्वालिटी। तीसरा इसका सबसे बुरा प्रभाव पड़ा कि इसके अंदर खेती के कोई भी नए मेथड जो थे उसको इम्प्रूव नहीं किया गया और ना ही भूमि की क्वालिटी जो थी उसमें सुधार किया गया। पुअर्टी इंक्रीज विथ इन एग्रियन सोसाइटी विच इवेंचुअली रिजल्टेड इन रिवॉल्ट्स। बोल रहा है कि जो एग्रियन सोसाइटी जो था, यानी जो कृषि से संबंधित जो समाज जो था उसमें गरीबी काफ़ी तेज़ी से बढ़ी, विच इवेंचुअली जिसका परिणाम हुआ विद्रोह। चलिए, कॉमर्शियलाइजेशंस ऑफ एग्रीकल्चर्स। द ब्रिटिश स्टार्टेड टू रियलाइज दैट द वास्ट लैंड रिसोर्सेस ऑफ लैंड कुड बी यूटिलाइज टू प्रोड्यूस मेनी क्रॉप्स। अंग्रेज़ों ने ये रियलाइज़ करना शुरू किया कि जो भारत की जो विशाल भू संसाधन है, भूमि संसाधन है, उसको सही ढंग से अगर यूटिलाइज़ किया जाए तो इस पर अलग अलग तरह के फसल जो है वो बोए जा सकते हैं। दिस क्रॉप्स कुड बी यूज एज रॉ मटेरियल इन द यूरोपियन इंडस्ट्री। और इन भूमि पर जो क्रॉप्स जो है फसल उगाए जाएंगे वो यूरोपियन इंडस्ट्री के लिए कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। द ब्रिटिश फोर्स लोकल कल्टिवेटर टू ग्रो मेनी कॉमर्शियल क्रॉप्स फॉर एग्जाम्पल। और इस तरह ब्रिटिश जो थे उन्होंने वहाँ के स्थानीय कल्टीवेटर्स जो होते थे, किसान जो होते थे, उन पर यह दबाव बनाना शुरू कर दिया कि वो कॉमर्शियल व्यावसायिक फसल जो है उसको बोना शुरू करें, जैसे जूट इन बंगाल एंड बिहार, टी इन असम एंड केरला, शुगर केन इन उत्तर प्रदेश ईटीसी। जैसे बंगाल और बिहार में जूट, असम और केरला में टी और उत्तर प्रदेश में शुगर केन्स, गन्ने की खेती करने के लिए दबाव बनाया गया। These crops were grown on large estates which are called plantations। और ये जो क्रॉप्स जो होते थे उसे भूमि के एक बड़े से भाग पर उत्पादित किया जाता था जिसे प्लांटेशन कहा जाता है, बागान कहा जाता था। एंड ऑनर ऑफ दिस स्टेट वर यूजुअली यूरोपियंस वर कॉल्ड प्लांटर्स। और प्राय इस तरह के स्टेट्स के ऊपर, विशाल भूमि के ऊपर प्राय उसका मालिक जो होता था वो यूरोपियंस होते थे जिसे प्लांटर्स कहा जाता था। पॉपी एंड इंडिगो वर टू मेजर कैश क्रॉप ड्यूरिंग दोज डेज। उस समय के दिनों में, उन दिनों में दो मुख्य
कैश क्रॉप्स होते थे, एक पॉपी है दूसरा इंडिगो। पॉपी वाज यूज्ड फॉर मेकिंग opium, which was further used for making medicines. बोरा पॉपी वाज यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसिन्स। पॉपी का इस्तेमाल जो था वो ओपियम के लिए किया जाता था, जिसका बाद में दवाई बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जबकि इंडिगो जो होता था वो एक प्राकृतिक नील होता था, ब्लू डाइज होता था, विच कम्स फ्रॉम इंडिगो, जिसे इंडिगो प्लांट से लिया जाता था। एक्सटेंसिवली ग्रोथ इन इंडिया एंड एक्सपोर्टेड, जिसका काफ़ी तेज़ी से बड़े पैमाने पर भारत में उत्पादन किया जाता था और उसे निर्यात किया जाता था। फॉर द कंपनी इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल कॉमोडिटीज। फार्मर नाइदर बेनिफिट फ्रॉम दिस क्रैश क्रॉप एज दिस वुड मेक देयर फर्टाइल लैंड एरिड, nor could they consume it. Their pleasantries did not progress through this commercializations। पर अंग्रेजों कंपनी के लिए जो ये खेती की जाती थी कैश क्रॉप, इससे कंपनी को तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता था, परंतु इसका फ़ायदा जो था वो भारतीय किसान को नहीं मिल पाता था। चलिए, इंडिगो कल्टीवेशंस आज इतना ही रहने दीजिए। कल जो है मैं आपका आगे का टॉपिक जो वो शुरू करूँगा। थैंक यू।